नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस साल 2025 में उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी यात्रा सड़क मार्ग से कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन कि आप अपनी ये 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में टूर पैकेज लेना एक सही डिसीजन होता है, क्योंकि 4 धाम यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक टूर पैकेज लेते हैं तो आपको सारी सुविधाएं प्री बुक्ड मिलती हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर आप चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ आप अपनी 4 धाम यात्रा का पैकेज बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आज है हमारी इस यात्रा का पहला दिन और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में, क्योंकि हम ये 4 धाम यात्रा सड़क मार्ग से करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऋषिकेश की जगह हरिद्वार या देहरादून से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा करना चाहते हैं तो इस यात्रा की शुरुआत होती है देहरादून से और इसका समापन भी होता है देहरादून में। यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के 4 धामों का सीक्वल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम होता है। ऐसा इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ियों पर जाने से पहले 4 धाम यात्रा इसी सीक्वल में की थी। 4 धाम यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है registration&touristcare.uk.gov.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे, जो कि है रजिस्टर और लॉगिन का। अगर आपने यहाँ पहले रजिस्टर नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है इस वेबसाइट के लिए, जिसके लिए आपको बहुत जनरल डिटेल्स अपनी फिल करनी होती हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका नाम और कुछ जनरल डिटेल्स। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो नीचे की साइड एक ऑप्शन आता है लॉगिन का, जिसमें कि आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद एक जनरल फॉर्म आपके सामने ओपन होता है, जिसमें कि आपको अपनी जनरल डिटेल्स जैसे कि नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका फ़ोटो और ट्रैवल डेट कि कौन सी डेट पर कौन से धाम के लिए आप जाने वाले हैं, ये कुछ जनरल डिटेल्स आपको वहाँ फिल करनी होती है और फिर फॉर्म को सबमिट करना होता है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो आप अपने साथ एक फ़ोटो आईडी लेकर जाएं, साथ ही अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ में कैरी करें, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी लाइन का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन ऑफिसेज बने हुए हैं, जहां से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदे की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप एक टूर पैकेज लेते हैं तो यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ट्रैवल कंपनी भी काफ़ी मदद कर देती हैं। अब बात करें कि कौन सा व्हीकल आपके लिए सही रहेगा 4 धाम यात्रा के लिए, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो है बस का, कि अगर आप रोडवेज या प्राइवेट बस की सुविधा से 4 धाम यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सस्ती पड़ती हैं, लेकिन हर धाम तक जाने के लिए आपको अलग बस लेनी होती है
और कई बार बसेस डायरेक्ट नहीं मिल पाती तो हमें टुकड़े टुकड़े में आगे की ओर बढ़ना होता है। ये तरीका बजट फ्रेंडली तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा सुविधा इसमें आपको नहीं मिल पाती। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ऋषिकेश बस स्टैंड के पास बने बुकिंग ऑफिसेस से अपना एक पर्सनल व्हीकल बुक कर लें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। और अगर ज़्यादा लोग आप आते हैं तो ये आपके लिए किफ़ायती भी पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम चल रहे हैं ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम के लिए, और इसके लिए हमें पहुंचना होता है जानकी चट्टी तक। ऋषिकेश से जानकी चट्टी का डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें रास्ते में काफ़ी बड़ा ट्रैफिक जाम मिला, और इस जाम के चलते हमें पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बितानी पड़ी। और सुबह जब यह जाम खुला तो हम लगभग 15 घंटे बाद पहुँचे जानकी चट्टी। फाइनली अब हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, जहां से माँ यमुनोत्री धाम की जो पैदल यात्रा है उसकी शुरुआत हो जाती है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम मंदिर का डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर का, जिसे हमें ट्रैक करते हुए पैदल ही पार करना होता है। लेकिन अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए चढ़ाई की बात करें तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा कठिन और दुर्गम हो चुकी है। रास्ते बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, और इन्हीं पतले रास्तों से घोड़े, खच्चर और पालकी वाले भी निकल रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं, जिससे कि ये रास्ते और ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। इन रास्तों पर हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि भीड़ की वजह से हमें किसी से टक्कर लग सकती है, हमें चोट लग सकती है, या फिर हम नीचे भी गिर सकते हैं। क्योंकि ये रास्ते पहाड़ को काट कर बनाए हैं, तो इन रास्तों के जस्ट नीचे खाई है, तो टक्कर लगने पर हम नीचे भी जा सकते हैं। रेलिंग्स जो यहाँ पर लगाई हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, तो हमें रेलिंग्स के भरोसे नहीं चलना चाहिए। हमें बिल्कुल पहाड़ के साइड पर चलना चाहिए और अपने आप को जितना हो सके बचाना चाहिए। तो फाइनली 5.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। कई लोग बताते हैं कि ये ट्रैक 3 घंटे का है, लेकिन अभी हम जिस टाइम पर यहाँ पर आए हैं ये पट खुलने का टाइम है। अगर मंदिर तक आते वक्त आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, आप 3-4 घंटे में इजीली पहुँच सकते हैं। माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं, और यमराज और शनिदेव उनके भाई हैं। तो आइए यमुनोत्री धाम में दर्शन करते हैं माँ यमुना के। अब हम मुख्य मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं माँ यमुना के। अब हम यमुनोत्री मंदिर से थोड़ा सा पीछे की ओर आ चुके हैं, और आपको एक धार्मिक पवित्र स्थान दिखाने जा रहे हैं जहां से माँ यमुना का उद्गम हुआ है। अभी जो आप ये पानी बहता हुआ देख रहे हैं ये है माँ यमुना का पानी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से नीचे की ओर आ रहा है। वो जो ऊपर आपको पर्वत नज़र आ रहा होगा वो है कालिंदी पर्वत, जहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से पिघल करके माँ यमुना नीचे की ओर आती हैं। और यमुनोत्री धाम में मुख्य मंदिर के अलावा भी यहाँ और कई सारे धार्मिक स्थल हैं, जिनके दर्शन करने अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं माँ यमुना के पिता भगवान सूर्य देव के दर्शन के साथ, जो कि 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं। सूर्य मंदिर के पास बना हुआ है सूर्य कुंड, जो कि गर्म पानी का एक प्राकृतिक कुंड है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान सूर्य ने गर्म जलधारा का रूप यहाँ पर लिया है।
सूर्य कुंड का तापमान 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक है और श्रद्धालु यहाँ पर आलू और चावल इसी पानी में उबालते हैं और प्रसादी के रूप में अपने घर पर लेकर जाते हैं। यहीं पास में दिव्य शिला है जहाँ पर माँ यमुना की पूजा की जाती है। सूर्य कुंड में लोग प्रसाद बनाते हैं और दिव्य शिला पर चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और यह भी माना जाता है कि माँ यमुना धरती पर जब पहली बार आई थी तो उनके चरण इसी शिला पर पड़े थे। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद चार धाम यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे गंगोत्री धाम के लिए, लेकिन इससे पहले यमुनोत्री धाम की स्टे फैसिलिटी और फूड फैसिलिटी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर कई सारी ढाबे हैं, कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर बजट फ्रेंडली तरीके से बात करूँ तो मेन स्पॉट तो है जानकी चट्टी, जहाँ पर खाने पीने की भी साधन है और आपके होटल्स वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है खाने पीने का भी, और अगर आप कुछ यहाँ वहाँ स्टे भी करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कंपेरेटिवली अदर स्थानों के। तो अदर स्थान कौन से हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं? वो स्थान है बरकोट या बरकोट के आसपास के जो लोकल गांव होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर भी आपको स्टे फैसिलिटीज़, होम स्टे की सुविधाएं मिल जाती हैं। वहाँ पर आप बहुत सस्ते दाम में रुक सकते हैं और फूड भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो लोकल फूड मतलब लोकल लोग होते हैं वो खाना बना के आपको प्रोवाइड भी करते हैं, तो वहाँ पर आप फूड भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर बजट फ्रेंडली की ओवरऑल बात करूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे बरकोट के आसपास ले लेंगे, जो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी तभी लें जब आपके पास अपना कोई पर्सनल साधन हो या फिर आपने अपना पर्सनल कोई व्हीकल बुक किया हो, क्योंकि अगर आप वहाँ रुक गए और आपके पास पर्सनल साधन नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो सकती है। तो अगर पर्सनल साधन नहीं है तो जानकी चट्टी में ही रुकें, अदर कोई प्लेस को चूज़ ना करें। अब हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए, जिसका डिस्टेंस यमुनोत्री धाम से लगभग 220 किलोमीटर्स का है। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है उत्तर काशी में, जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर काशी से गंगोत्री धाम का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर्स रह जाता है। लेकिन इसके बाद जो रास्ते हमें नज़र आए वो और भी ज़्यादा एडवेंचरस और ख़तरनाक थे, क्योंकि इन रास्तों को पहाड़ को काट काट करके बनाया गया है। तो इन रास्तों के एक साइड हम देखेंगे तो बड़ा पहाड़ नज़र आता है और दूसरी साइड हम देखते हैं तो गहरी खाई नज़र आती है। अब गंगोत्री धाम के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं और जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं इसका नाम है भैरव घाटी, जहां पर एक प्राचीन भैरव मंदिर है। ये स्थान गंगोत्री मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर पहले ही आ जाता है और इस स्थान की कुछ ऐसी मान्यता है कि अगर हम गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले हमें भैरव बाबा के दर्शन करके उनसे अनुमति लेनी होती है अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम सीधे गंगोत्री धाम की ओर बढ़ेंगे। अब फाइनली 15 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम और ये है गंगोत्री धाम का मुख्य द्वार। ये है मुख्य मंदिर माँ गंगा का, जहाँ पर माँ गंगा विराजमान है और उन्हीं के दर्शन करने अब हम चलेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी बड़ी लाइन का सामना करना पड़ा। यहाँ पर इस तरह से लाइन लगाई जाती है। यहाँ तो आपको थोड़ी छोटी ही नज़र आ रही होगी, लेकिन ये काफ़ी पीछे से लाइन लगती है। कई बार श्रद्धालु इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आपको 2-3 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ सकता है। इसके लिए सजेशन अच्छा ये रहेगा हमारा कि आप जितना जल्दी उठकर यहाँ आ सकते हैं उतना कम लाइन आपको मिलेगी।
तो अब काफ़ी बड़ी लाइन में लगकर हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर और अब यहाँ से हम माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। ये भगीरथ तपस्थान है। यहाँ पर बैठ के राजा भगीरथ ने तपस्या किया 5,500 वर्ष तक। गंगा उतरी तब इस जगह का नाम गंगोत्री पड़ा। यहाँ पर लोग अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध इत्यादि करते हैं। फाइनली अब हम सूर्य कुंड के पास में पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गंगा जी सूर्य देव को अर्घ देते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर माँ गंगा काफ़ी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं और जो ये नीचे जो कुंड टाइप का बना हुआ है इसे ही सूर्य कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर आप जब पानी का फ्लो देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक नैरो पैसेज से माँ गंगा नीचे की ओर आती हैं और ये जो पतला रास्ता है इसके फ्लो को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा के जस्ट सामने और अब मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूं पांडव गुफा को कि वो अंदर से कैसी है और साथ ही हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। ये पांडव गुफा है। पांडव यहाँ पर आए इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं बच्चों जी। पांडव कौन समय आए? स्वर्गारोहण के समय। स्वर्गारोहण मतलब महाभारत के बाद? महाभारत के बाद, राज को त्यागने के बाद जी। वो समय पांडव हिमालय में आए अपना शरीर त्यागने के लिए। तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया हिमालय में। सबसे पहले वो जमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री में आए। गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा बच्चा। गंगोत्री धाम में अगर स्टे फैसिलिटी के बारे में बात की जाए कि आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, तो गंगोत्री के मुख्य मंदिर के पास ही आपको कई सारे होटल्स नज़र आएंगे। कुछ यहाँ पर लॉज हैं, कुछ धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप बहुत आराम से रुक सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है गंगोत्री का मुख्य मंदिर और उसी से जुड़े हुए कई सारे आप यहाँ देखेंगे होटल्स। ये भी एक होटल है, ये भी एक होटल है और उधर आप देखेंगे तो कुछ टेंट नुमा बने हुए हैं जो कि GMVN के जो गढ़वाल मंडल के टेंट्स वगैरह हैं, जो रहने की सुविधा है वो यहाँ पर दी गई है। और साथ ही अभी हम गंगा जी के दूसरी साइड खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये कई सारी होटल्स यहाँ पर भी बनी हुई हैं जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने वाले एरिया में है और इसके पीछे जस्ट पहाड़ है, यहाँ से आगे का कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी के बारे में तो गंगोत्री मार्केट में ही कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं जहां पर आप अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। यहां पर नॉर्मली 150 से 200 रुपए में खाने की थाली मिल जाती है। अब गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ जाने के लिए हमें पहुंचना होता है सोनप्रयाग तक और गंगोत्री धाम से सोनप्रयाग का डिस्टेंस लगभग 320 किलोमीटर्स का है। केदारनाथ यात्रा के लिए अब हम एक प्रमुख स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सोनप्रयाग और यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाता है जहाँ से केदारनाथ यात्रा की एक्चुअल चढ़ाई की शुरुआत होती है। यहाँ पर कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती है जिन्हें शटल कहा जाता है, जिनसे गौरीकुंड तक आपको ले जाया जाता है। यानी कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड इन्हीं व्हीकल्स के थ्रू जा सकते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, जो कि एक छोटा गांव है, एक छोटा टाउन है और यहीं से केदारनाथ की एक्चुअल पैदल वाली यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड में 2 प्रमुख पौराणिक स्थान हैं जो कि हैं गौरी मंदिर और गौरीकुंड। सबसे पहले हम इनके दर्शन करेंगे, फिर आगे यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले अब हम आ चुके हैं माँ गौरी मंदिर में दर्शन के लिए। ये वह स्थान है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और भगवान शिव से विवाह का वरदान लिया था।
मंदिर में माँ गौरी और भगवान शंकर की 2 प्रतिमाएं हैं जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। माँ गौरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है गौरी कुंड, जिसे गर्म पानी के कुंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है जिसमें श्रद्धालु स्नान करके यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2 अलग अलग कुंड बने हुए हैं। और अगर आप पालकी, घोड़ा या फिर पिट्ठू की सहायता से केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हैं गौरी कुंड से, तो इसके प्राइसिंग पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं, घोड़े या खच्चर से, तो इसका 3200 रुपये रेट लगता है 1 साइड का, 1 पर्सन के लिए। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं जिसमें कि 4 व्यक्ति आपको कैरी करके ऊपर तक ले जाते हैं, तो उसका चार्ज लगता है 10 से 12 हज़ार रुपये पर पर्सन का। ये डिपेंड करता है कि कितना वेट है आपका। और जो पालकी ये होती है पिट्ठू, जिसमें एक व्यक्ति आपको ऊपर तक उठाकर लेकर जाता है, तो उसका जो रेट लगता है वो डिपेंड करता है आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट 30-35 किलो है, 40 किलो के आसपास है, या फिर आपके साथ कोई बच्चा है, तो उसका ज़्यादा नहीं लगता, अप एंड डाउन का 8-10 हज़ार रुपये के आसपास लगता है। और अगर वज़न ज़्यादा है तो रेट उससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि 12,000, 15,000, डिपेंड करता है कितना वज़न है आपका। तो इस हिसाब से आप यहाँ से घोड़े, खच्चर वगैरह भी हायर कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक अंदर से सलाह ये रहेगी, मेरी पर्सनल सलाह, कि अगर आप असमर्थ हैं चलने के लिए तो ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोई मनुष्य हो या जानवर हो उससे भी कष्ट होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी चढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, और इन जानवरों को तो और ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते, बेज़ुबान है। केदारनाथ यात्रा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, जो कि मध्य पॉइंट माना जाता है इस यात्रा का। अब रामबाड़ा के ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी साइड आ चुके हैं, और ये जो नदी हमारे सामने फ्लो कर रही है ये है मंदाकिनी नदी, जिसे हम बहुत ही क्लोजअप में यहाँ से देख सकते हैं। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब आ चुका है कैंची भैरव ग्लेशियर, और जैसा कि इस जगह का नाम है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है जिसके बीच में से होकर हमें आगे बढ़ना होता है। और ये जगह थोड़ी सकड़ी है, इस वजह से हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इस स्थान से केदारनाथ मंदिर लगभग 3 किलोमीटर ही रह गया है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप रामबाड़ा तक आते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही हम रामबाड़ा क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का हमें सामना करना पड़ता है। और वो खड़ी चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि इसे चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, और साथ ही आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा के बेस कैंप पर। यहाँ पर एक घोड़ा स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी मात्रा में घोड़े और खच्चर नजर आएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी के बेस कैंप पर, जहां पर कई सारे टेंट्स लगाए गए हैं। GMVN के कैंप्स के अलावा यहां और भी कई सारे प्राइवेट कैंप्स हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हैं।
कैंप के प्राइस डिपेंड करते हैं कितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर है। वैसे नॉर्मली आपको 400 से 1000 रुपये के बीच में यहाँ पर कैंप मिल जाता है। केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको हेलीकॉप्टर सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। हेलीकॉप्टर से आप डायरेक्टली केदारनाथ मंदिर के पास में आ सकते हैं। वैसे अगर हम पैदल मार्ग से आएँ तो बहुत कठिन चढ़ाई का सामना करते हुए हमें ऊपर की ओर आना होता है और उसमें काफ़ी सारे घंटे लग जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से आप बहुत ही इजीली बहुत कम समय में ऊपर आ सकते हैं। इसका चार्ज भी ज़्यादा नहीं होता, लगभग 7,500 रुपये के आसपास आना जाना चार्ज होता है। लेकिन प्रॉपर चार्जेस क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। ये 3 जगह से हेलीकॉप्टर आप ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है IRCTC की हेली यात्रा, और इसी वेबसाइट के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से हेलीकॉप्टर राइड बुक नहीं कर पा रहे हैं या फिर वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपनी हेलीकॉप्टर राइड बुक कर सकते हैं। हालांकि यहां पर चार्जेस आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप अपनी हेलीकॉप्टर राइड बुक कर पाएंगे। ये एक ट्रस्टेड कंपनी है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने और करने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था बड़ा ही कठिन चढ़ाई वाला था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 12 से 15 घंटे का समय लग चुका है। और अभी जिस लाइन में हम लग कर आए हैं यहाँ पर वो 4 घंटे की लाइन थी, क्योंकि अभी हम पट खुलते ही यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। और अब केदारनाथ भगवान के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। सबसे पहली चीज़, इन्हें पंच केदार में से एक माना जाता है। जो पंच केदार की यात्रा होती है उनमें से एक है बाबा केदारनाथ। और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनमें से एक धाम भी है बाबा केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से भी एक है। तो कुल मिला के 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है बाबा केदारनाथ। और अब यहाँ पर हम दर्शन करने चलेंगे। तो फाइनली अब हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान केदारनाथ के, और ये बड़े ही अद्भुत दर्शन हमारे रहे। लेकिन दर्शन हम आपको अंदर के लाइव नहीं करा सकते, बिकॉज अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस वजह से डायरेक्ट दर्शन तो नहीं करा सकते। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर भगवान केदारनाथ के शिवलिंग मिलते हैं जिनके दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। मंदिर के अंदर कुछ इसी प्रकार का शिवलिंग है जिनके हम दर्शन करते हैं। भगवान केदारनाथ का शिवलिंग कुछ इस प्रकार कुबड़ नुमा है, जो कि एक पशु की कुबड़ है, या तो एक बैल की या फिर एक भैंसे की। केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे जब हम आते हैं तो एक तो भीमशिला नज़र आती है, और भीमशिला से भी अगर थोड़ा पीछे आए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली हमें नज़र आती है, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की काफ़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है। केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और इस मंदिर की लोकेशन और ये मंदिर कैसा दिखता है मैं आपको थोड़ा यहीं से दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप पहाड़ की चोटी पर देख रहे होंगे एक मंदिर बना हुआ है, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान आप 2 और स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं। पहला है त्रियोगी नारायण मंदिर और दूसरा है बूढ़ा केदार मंदिर। त्रियोगी नारायण मंदिर वह पवित्र स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस स्थान पर आप जा सकते हैं सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं। एक तो जाता है गौरी कुंड के लिए, जिससे हम आते हैं केदारनाथ यात्रा पर, और एक दूसरा रास्ता जाता है त्रियोगी नारायण के लिए। त्रियोगी नारायण का डिस्टेंस सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर्स का है, और यहाँ कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं जिनकी सहायता से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं।
और बूढ़ा केदारनाथ मंदिर वो स्थान है जहाँ पर केदारनाथ की तरह ही एक काफ़ी बड़ा शिवलिंग विराजमान है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि जब पांडव भगवान शिव को ढूंढने के लिए यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान भगवान शिव ने इस स्थान पर एक बूढ़े एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। यह स्थान सोनप्रयाग जाने वाले मार्ग के बीच में ही पड़ता है जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अगर बात करें कि बेस्ट सीज़न क्या रहेगा केदारनाथ यात्रा के लिए, तो सितंबर और अक्टूबर महीना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। खास करके 15 सितंबर के बाद अगर आप जाते हैं तो आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान ना ज़्यादा बारिश होती है ना ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। लेकिन एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप चलने में असमर्थ हैं, आपको किसी तरह की बीमारी है या फिर आपको पहाड़ों पर चलने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो प्लीज़ इस यात्रा को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और किसी तरह की जानलेवा स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप चलने में असमर्थ हैं या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो इस यात्रा को न करें। लेकिन फिर भी अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना मेडिकल चेकअप पहले करवाएं। अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। वूलन क्लॉथ्स अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। अपने साथ सर्दी जुकाम बुखार की गोली दवाइयाँ रखें और साथ में अपने साथ कपूर रखें और अच्छे जूते यहाँ पहन के आएँ, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपको काफ़ी अच्छे ग्रिप की आवश्यकता होती है। केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए चलेंगे बद्रीनाथ धाम की ओर। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम का डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। इस रास्ते के बीच में एक प्रमुख स्थान पड़ता है जो कि है जोशीमठ, जहां से होकर हम यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। यात्रा में जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम के और करीब पहुंचते जाते हैं, हमें रास्ते और ज़्यादा दुर्गम और एडवेंचरस नज़र आते हैं, क्योंकि इन रास्तों को पहाड़ को काट काट करके बनाया गया है। इस वजह से हमें रास्ते के एक साइड तो खाई नज़र आती है और दूसरी साइड बड़ा ही खड़ा पहाड़ नज़र आता है, और कई जगह रास्ते काफ़ी ज़्यादा पतले भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में कई सारे ग्लेशियर्स भी नज़र आते हैं, जिनमें काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़ जमी हुई है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी, जहां से बद्रीनाथ मंदिर केवल 10 से 11 किलोमीटर ही दूर रह जाता है। हनुमान चट्टी में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जिनके हम यहां दर्शन कर सकते हैं। तो अब हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ मंदिर ग्राउंड लेवल पर बना हुआ है। वैसे तो ये एरिया पूरी तरह पहाड़ी वाला एरिया है, पहाड़ हैं बड़े बड़े, लेकिन जो मंदिर बना हुआ है वो ग्राउंड लेवल पर है, यानी कि आपको कोई ट्रैकिंग करते हुए मंदिर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत ही आसानी से पैदल पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पैदल मार्ग से आगे बढ़ते हुए अब हम मंदिर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, और मैं आपको थोड़ा सा सामने से जो मंदिर का नज़ारा है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ कितनी बड़ी लाइन लगती है वो भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर अभी फ़िलहाल आए हुए हैं।
तो ये तो है मुख्य मंदिर बद्री विशाल का, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। अगर उत्तराखंड के 4 धामों की बात करें तो भी ये एक धाम है, और अगर भारत के 4 धामों की बात करें तो बद्री विशाल का मंदिर भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है। इस वजह से इस स्थान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। बद्री विशाल मंदिर के पास बना हुआ है श्री नारद कुंड, जहाँ से बद्री विशाल जी की जो प्रतिमा है वो निकली थी। ये एकमात्र ऐसा कुंड है यहाँ पर जो कि ठंडे पानी का कुंड है। बाकी जो कुंड हैं वो गर्म पानी के हैं, लेकिन इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहीं से बद्री विशाल भगवान की प्रतिमा निकली थी। अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड में, जो कि गर्म पानी का एक कुंड बना हुआ है। यहाँ पर इसे सल्फर युक्त पानी भी कहा जाता है, और ये पानी सही में बहुत ज़्यादा गर्म है। मतलब इसका अगर टेम्परेचर मैं बोलूँ तो 70-80 डिग्री से ऊपर ही है ये टेम्परेचर। अब हम एक और तप्त कुंड के पास में पहुँच चुके हैं जिसे अग्नि कुंड कहा जाता है। ये भी गर्म पानी का एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं और चल रहे हैं भगवान बद्री नारायण के दर्शन के लिए। अब हमने मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया है, और मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। ये है भगवान बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर, जिसके अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस वजह से हम आपको भगवान के साक्षात दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन मंदिर के बाहर कई सारी दुकानें हैं जहां पर भगवान की प्रतिमाएं मिलती हैं, जिनके थ्रू आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम का रात्रि का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। रात्रि के समय बद्रीनाथ धाम बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, और लाइट्स यहाँ पर बदलती रहती हैं जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं माणा गांव के लिए, जिसका डिस्टेंस बद्रीनाथ टेम्पल से लगभग 4 किलोमीटर का है। ये इंडिया का फर्स्ट एंड द लास्ट विलेज है, यानी कि भारत का पहला और आखिरी गांव। माणा गांव के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो आप जितने भी हट्स देख रहे हैं, जितने भी मकान हैं, ये सभी उन लोगों के हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ये आखिरी गांव है, इसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है। अब हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान पर, जिसका नाम है गणेश गुफा। यहाँ पर गणेश जी ने वेद व्यास जी की सहायता से महाभारत और 18 पुराण लिखे थे, वो भी अपने दांत की मदद से। वेद व्यास जी महाभारत बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। यही वो गणेश गुफा है जो कि अंदर से थोड़ी छोटी है साइज़ में, लेकिन यहीं पर वो सारे महाभारत और 18 पुराण लिखे गए हैं। अब हम वेद व्यास गुफा के काफ़ी करीब आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। इधर से देखो तो प्रथम है और इधर से देखो तो लास्ट, मतलब पहली और आखिरी चाय की दुकान है भारत की, जो कि यहाँ पर माणा गांव में बनी हुई है। और इसी के पास में वेद व्यास जी की गुफा है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ चाय पीकर एक अलग ही मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वेद व्यास गुफा को देखने आ चुके हैं, जो कि 5330 साल पुरानी है। 2022 के काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ लिखा भी हुआ है ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी पुरानी गुफा है। अंदर से देखते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं भीम पुल के सामने, जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। इसे भीम पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब माँ सरस्वती यहाँ से बहते हुए आगे जा रही थी और पांडवों को स्वर्ग रोहिणी यानी कि स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर जाना था, तो उन्हों के बीच में पड़ रही थी माँ सरस्वती। तो भीम ने दो चट्टानों को रख करके माँ सरस्वती के ऊपर एक पुल बनाया था, एक पुल का निर्माण किया था और उसके थ्रू वो इस नदी को पार करके आगे की ओर गए थे। इसी वजह से इसे भीम पुल कहा जाता है। भीम पुल पर पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि आगे भी एक रास्ता जाता है और वो आगे रास्ता जाता है स्वर्ग रोहिणी के लिए, यानी कि जो पांडव स्वर्ग की सीढ़ियों के लिए गए थे वो रास्ता यहाँ से ही होकर आगे जाता है। और काफ़ी लंबा और कठिन ट्रैक है। अगर आप भी चाहें तो वहाँ गाइड की सहायता से जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे किलोमीटर्स आपको पार करने होते हैं पैदल ही, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है। कुल मिला के स्वर्ग की सीढ़ियाँ ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएंगी। और यही रास्ता जाता है वसुधारा वाटरफॉल के लिए भी, जो कि एक चमत्कारी वाटरफॉल माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वो पापी लोगों पर नहीं गिरता, वो पानी पापी लोगों पर दूर हट जाता है, उनके ऊपर वो गिरता ही नहीं है। तो वो भी आप जा सकते हैं। वसुधारा वाटरफॉल इसी रास्ते से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो आप बाय वॉक भी वहाँ तक जा सकते हैं। और अगर बात करें कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ कई सारी होटल्स बनी हुई हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देखेंगे तो यहाँ कई सारी लाइन से होटल्स हैं। जो पूरा मार्केट एरिया है बद्रीनाथ का, जो वॉकवे है मंदिर तक का, उस दौरान बीच बीच में आपको कई सारे होटल्स मिलेंगे। लेकिन प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो जितना आप मंदिर के क्लोज जाते जाएंगे, जितना मंदिर के निकट जाते जाएंगे, होटलों के जो प्राइस है वो ज़्यादा होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर आप मेन रोड पे भी किसी होटल को लेते हैं तो वो भी आपको महंगी पड़ेगी। थोड़ा सा अंदर गली के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप पीक सीज़न में होटल लेते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है। और बात करें बेस्ट सीज़न के बारे में तो सितंबर और अक्टूबर काफ़ी अच्छा टाइम है बद्रीनाथ यात्रा के लिए, या फिर अगर आप 4 धाम यात्रा भी करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी की कि आपको अच्छा खाना कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो मंदिर मार्ग में ही आपको काफ़ी सारे होटल्स नज़र आएंगे, कई सारे ढाबे नज़र आएंगे जहाँ पर आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थाली लेते हैं तो वो आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। 150 रुपये या 160 रुपये में आपको थाली मिल जाती है, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल होते हैं, 4 रोटी होती हैं, तो वो आपका अच्छा से पेट भर देती है। वैसे पराठे वगैरह, पकोड़े, ये सारी चीज़ें तो ले ही सकते हैं। हमारी इस यात्रा के बाद अगर आप भी 4 धाम यात्रा के लिए विचार कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपना टूर प्लान बना सकते हैं। आपको कम से कम 8 से 10 दिनों की आवश्यकता होगी 4 धाम यात्रा को करने के लिए, और साथ ही यात्रा करने से पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। 4 धाम यात्रा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी यात्रा स्वयं ही प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि फ्री माइंड होकर आप अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपनी 4 धाम यात्रा के लिए एक टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो एक ट्रस्टेड कंपनी है जिसका नाम है वे फॉर ट्रैवल्स। इनकी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना यात्रा पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा, जिसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। हमें यात्रा करके काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।